बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। बानी चेयरमैन पीटीआई ने 9 मई के वाकयात पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया है। 190 मिलियन पाउंड्स केस की समाअत के दौरान अडियाला जेल में सहाफ़ियों से मीडिया इंटरेक्शन करते हुए उन्होंने कहा कि पहले 9 मई की सीसीटीवी फुटेज लाई जाए और अगर पीटीआई के लोग 9 मई वाकयात में मुलव्विस पाए गए तो माफी भी मांगूंगा, उनको पार्टी से निकालूंगा और सजा भी दिलवाऊंगा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल बम हमने सिर्फ जमान पाक लाहौर में इस्तेमाल किए और कहीं नहीं। अगर कोई तंजीमी ओहदेदार हसास इमारतों पर पेट्रोल बम फेंकने में मुलव्विस है तो इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि और अपने बारे में उन्होंने कहा, जो जर्नलिस्ट ने कोट किया है कि पाकिस्तान और आलमी सतह पर मकबूल तरीन शख्सियत की क्या कोई इज्जत नहीं। शेख मुजीब के कमेंट्स के हवाले से उनका यह कहना था कि ये उनके कमेंट्स नहीं, हमुदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स है उन्होंने वो बयान किया था। इस पर रद्द अमल आया है एक्स पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, जो वज़ीर आला पंजाब हैं, और उन्होंने कहा है कि माफ़ी गलती की होती है, जुर्म की सज़ा होती है। साथ में उन्होंने कहा अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशत गर्दी कहते हैं, गलती नहीं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने जहां जो कल कौमी असम्बली और सेनेट से लेजिस्लेशन हुई है उसके हवाले से उनका ये कहना था कि जो लेजिस्लेशन हुई है उसमें कानून बनाया गया है, रूल ये था कि कोई भी उम्मीदवार 3 दिन के अंदर किसी सियासी जमात में जाने का इकरारनामा देता है उसको दोबारा नहीं दिया जा सकता, यानी नहीं बदला जा सकता। फ्लोर क्रॉसिंग मुमानियत है आइन में। जो कल लेजिस्लेशन हुई है वो इस सिस्टम में कानूनी शक्ल उसको दी गई है। साथ में उन्होंने कहा कि शेख मुजीब को हीरो करार देने के बाद जैसे ही ढाका में उनका मुजस्मा गिरा तो उसके बाद बानी चेयरमैन पीटीआई ने अपना बयान बदल लिया। अदालती फ्रंट के हवाले से ये बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कल सेनेट और कौमी असम्बली से लेजिस्लेशन हुई है, जिसका जिक्र हमने कल भी अपने शो में किया था कि कोई मेंबर पार्लियामेंट एक दफ़ा इकरारनामा दे दे उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकता और जिस जमात ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें नहीं जमा कराई उनको नहीं दी जा सकती। इसके खिलाफ जो कानून साजी हुई है, आज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में रिट दायर कर दी है और ये इस्तदा की है कि इस कानून को कलअदम करार दिया जाए। साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नजरसानी की अपील फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और ये प्ली ली है उन्होंने कि जो 12 जुलाई का फैसला था उसमें पीटीआई और जो 80 उम्मीदवार थे, बिलखसूस 41 उम्मीदवार वो पिटिशनर नहीं थे, लिहाजा इस फैसले पर नजरसानी की जाए। आपके इल्म है कि पहले मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील में जा चुके हैं। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इन नुकात में गुफ्तगू करेंगे। दूसरे जब आएंगे तो हम जो उमूर खारजा से मुतल्लिक अहम मामलात हैं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब जद्दा में मौजूद हैं और अब से कुछ देर कबल उन्होंने खिताब भी किया है। ओआईसी की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की गैर मामूली कॉन्फ्रेंस हुई उस पर उन्होंने खिताब किया है इस्माइल हानिया की शहादत के बाद, और पाकिस्तान का फ़लस्तीन के हवाले से 2 टोक मौक़िफ़ सामने रखा है। दीगर बांग्लादेश के मामलात जो उनकी वज़ीर आज़म के निकाले जाने के बाद की सूरत हाल अब इवॉल्व हो रही है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिन नुमाइंदा शख्सियात ने मुझे ज्वाइन किया उनका तारुफ आपसे करा देता। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है मुस्लिम लीग नवाज के मरकज़ी रहनुमा में, आपका बहुत शुक्रिया सर। हमें ज्वाइन किया हसन रजा पाशा साहब ने, आप पाकिस्तान बार काउंसिल के साबिक चेयरमैन हैं, माहिर कानून है सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और हमें ज्वाइन किया है मारूफ तजियाकार टेलीविजन होस्ट पीजे मीर साहब ने भी स्काइप वीडियो लिंक में, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ नासिर भट्ट साहब सर आपसे करूँगा। बानी चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि वो मशरूत माफ़ी मांगने को तैयार हैं लेकिन उसके लिए सीसीटीवी फुटेज लाई जाए जिसमें पता चले कि उनके पीटीआई के अरकान शामिल हैं जलाओ घेराव में। उस पर ना सिर्फ माफ़ी मांगेंगे बल्कि उनको पार्टी से निकाल देंगे। तो ये तो एक पोजीशन बदली है उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इमरान खान को पहले दिन से पता है वो क्या कर रहा है। उसने यही उसका एक तरीका है, झूठ बोलता है, फिर वो झूठ इतना कहते हैं कि वो पंजाबी कह रहे हैं गिट्टे जोड़ के झूठ बोलता है, कहना यार सच तो हो जाएगा ना। बात यह है कि इमरान खान को पता है कि 9 मई का मुजरिम कौन है, यही है। इमरान खान पहले बिल्कुल नहीं मानता था, वो कहता था मेरे मुझे तो पता ही नहीं, मेरे बंदे आए नहीं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी फिर उसने कहा कि मैंने कहा था कि आप जीएचयू के बाहर जाएं, पुरअमन एहतजाज करें। अब क्या कह रहे हैं कि अब तो ये कह रहे हैं जी हाँ अच्छा वो है
तो आप ऐसा करें सीसीटीवी फुटेज लाएं, तो फिर मैं अगर वो हुए तो मैं फिर माफ़ी मांगूंगा। आप मुझे बताएं, सर पाकिस्तान के हर बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को पता है कि 9 मई का वाक़या हुआ और उसके ज़िम्मेदार कौन है। वो फुटेज निकालें, वो डॉक्टर राशिदा, क्या नाम था उनका, यास्मीन राशिद, वो क्या कह रही हैं, इधर जाना है, इधर जाना है। लेकिन सर सजा किसी को नहीं, कतक लाइव माजरत, अच्छा, सजा किसी को नहीं। मैं बताऊं आज भी आलिया हमजा साहबा जो हैं वो बरी हो गई। देखें, इसकी भी एक बात आप सुने ना, सजा क्यों नहीं हो रही। 9 मई के वाक़यात पे सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे दिया कि जी सिविलियन का केस आर्मी फौजी अदालतों में चलेगा कि नहीं, अभी इसका फैसला नहीं हुआ। अगर ये फैसला हो जाता तो आज ये फैसले भी हो जाते। तो मैं ये समझता हूँ कि अदालतें भी, मुझे ये यकीन है कि अदालतें भी ये सोचेंगी कि ऐसी चीज़ें जिसमें इतना हम पैदा हो जाता है, अब वो अगर उधर केस चलते तो आज उन लोगों को सजा दी जाती है और ये चीज़ ना होती। 1.25 साल हो गया। और वो लोग जिन्होंने ये काम, मुझे बताएं अपने इदारों पे कौन हमले करता है। वो उन्होंने कहा पेट्रोल बम सिर्फ हमने जमान पार्क पे इस्तेमाल किए, हसास इमारतों पे नहीं किए, ये भी कहा है। देखे ना, वो पीटीवी पे आपको पता है जब वो धरना था तो पीटीवी में आके लोगों ने हमला किया था ना, मौजूद थे ना, उसकी वो तवील अरसे से रिकॉर्ड ऑडियो भी चली थी जी। फिर क्या हुआ था, सब हुआ ना, वो आरिफ अलवी साहब। आदमी जो कहे कि फिर कार्रवाई क्यों नहीं? मुझे आप बताएं ना कि जब आप अभी देख लें, आप ये मखसूस नशिस्तों की चीज आप देख लें। जी जी, वो जो आप लोगों ने पास किया, सुप्रीम कोर्ट चले गए। देखिए मेरी बात सुने, वो एक कानून ऑलरेडी इसको हमने तो याद कराया है कि भाई ये कानून है। वो कहते हैं इस वक्त क्यों, जब सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये ऑलरेडी है कानून। आप मुझे बताएं 62, 63 पे जब झूठ बोलने पे आप सजा देते हैं ना, डिस्क्वालीफाई करते हैं, और जो बंदा सियासी जमात, इसमें आज़ाद बंदा 3 दिन में अपनी कोई ना कोई सियासी जमात में उसको शामिल होना होता है। ठीक है। अब ये क्या कानून है कि आप 3 महीने बाद उनको कहता है सुप्रीम कोर्ट, आप यार ऐसा करें, ये जमात छोड़ें, दूसरी जमात में चले जाएं। तो फिर वो 62, 63 किधर गया? आप मुझे बताएं ना, या उनको होल्ड कर लें, उसको खत्म कर दें। तो इसलिए कोर्ट है ना सुप्रीम कोर्ट, देखें सुप्रीम कोर्ट, देखिए कानून जो है वो कानून असेंबलियां बनाती हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तशरीह करता है, सुप्रीम कोर्ट रीराइट नहीं कर सकता कानून को। आप मुझे बताएं, ये चीजें आपके सब सामने हैं, मुल्क की जो हालत है। सर उस पर आते हैं, मैं चाहूंगा आपने सुप्रीम कोर्ट की, हसन रजा पाशा साहब ये हमारे साथ मौजूद हैं और उन मामला को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। पाशा साहब, इस पे आपका कमेंट चाहूंगा। जो भट्ट साहब, जो हमारे मोहतरम सेनेटर हैं, उन्होंने लेजिस्लेशन पास की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और कहा है कि इसको कलअदम करार दिया जाए। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये जो अब कानून साजी हुई है इसका इतलाक 2017 से होगा क्योंकि इलेक्शन एक्ट है, और जो फैसला आया है वो 12 जुलाई को आया था, तो कुछ बताइएगा इस हवाले से, अब आपकी क्या लीगल राय है हसन रजा पाशा साहब? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ट्राइकोटमी ऑफ पावर का असूल वज़ा कर दिया और ये तय पाया कि कानून साजी पार्लियामान ने करनी है, तशरीह उसकी अदलिया ने करनी है और इंतजामिया ने उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। लेकिन बात यह है कि जब भी कोई इन तीनों में से कोई अपने हदूद से तजावज़ करता है और किसी और की डोमेन में जाता है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है, और जो कि अब इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है। आप देखें कि 63A वाले केस में देखें, जिसमें 25 मेंबरान जो कि पीटीआई के थे, उन्होंने पंजाब असेंबली में जहन बनाया कि हमने एक फ्लोर क्रॉसिंग करनी है और जहनी तौर पे वो तैयार थे कि वो डी सीट हो जाएंगे जी। लेकिन हुआ क्या कि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने उनके वोट को काउंट नहीं किया और उनको पनिशमेंट दे दी कि जनाब आप डी सीट हो गए। यहाँ तो ये है कि वो कर देते, उनके काउंट करते, गुनाह सरजद हो गया, जुर्म सरजद हो गया, सजा उसके बाद होती है। लेकिन ये कभी भी नहीं हुआ कि ज़हन में अगर आपने कोई बनाया हुआ है या आपने उसका इजहार किया है लेकिन प्रैक्टिकली डॉक्यूमेंट्री तौर पे उसका इजहार नहीं किया तो आपको सजा मिलेगी। वो उसमें भी हमने ये कहा था कि इट अमाउंट्स टू बी रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इधर आते हैं, अब इस केस में ये हुआ कि ये एक आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 जी, इन दोनों में वाज़े तौर पे लिखा है कि 3 दिन के अंदर, यानी जब कामयाब उम्मीदवारान का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है तो विद इन 3 डेज आजाद मेंबरान ने कोई पार्टी ज्वाइन करनी होती है। उन्होंने ज्वाइन कर ली, ठीक।
कहीं पे भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 15 दिन का नहीं लिखा गया। ठीक है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, सर। जिनको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बल्ले का निशान ले लिया, ये भी हुआ वो भी हुआ। तो अब इसको हम इस तरह करते हैं कि इसको पीटीआई को पार्लिमानी पार्टी बना देते हैं और उसमें चले जाए 15 दिन का। अब 15 दिन में जाने के लिए आपको आर्टिकल 51 और 106 दोनों को सस्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आप 3 दिन से एनहांस कर सकते हैं टाइम फ्रेमवर्क। तो ये भी रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अलबत्ता एक बात अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है कि बल्ले का निशान लेके एक ऐसा काम कर दिया गया जिससे तमाम तर हमदर्दियां पब्लिक में भी जी। और अदालतों की भी वो पीटीआई ने समेट ली, और फैसला करने वालों ने ये नहीं सोचा कि उल्टा आप जो उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। 20% तो इनकी मकबूलियत में इजाफा उस वक्त हुआ जब आपने बल्ले का निशान ले लिया। रेस्ट ऑफ द 20% मकबूलियत में इजाफा उस वक्त हुआ जब आपने एक हफ्ते में 3 सजाएं सुना दी, और सोने पे सुहागा ये हुआ कि आपने इद्दत वाले केस में सजा दे दी। मुल्क की 80% खवातीन को आपने नाराज कर दिया। ये सारी चीजें इकट्ठे होके ऐसे सर्कमस्टांसेस बने। लेकिन जो 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का इख्तिलाफी नोट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनमें 2 चीजें उन्होंने की हैं। एक चीज उन्होंने अनवार साहब ये की है कि कहा है कि ये 3 आर्टिकल मुअत्तल करने पड़ेंगे। लेकिन दूसरी चीज जो सबसे बढ़ के की और किसी इख्तिलाफी नोट में हमने नहीं देखा, वो ये है कि उन्होंने इदारों को ये कह दिया कि अगर कोई गैर आईनी जजमेंट या ऑर्डर या डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आती है तो आप उसको इंप्लीमेंट ना करें। अच्छा। ये एक ऐसी चीज आ गई है जिसके लिए मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी ओपिनियन है वो जजमेंट जरूर आनी चाहिए, और इसका हल सिर्फ यही है कि वो आए और ये जो रिव्यू पिटीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है, नून ने की है, पीपल्स पार्टी ने की है, उसकी हेयरिंग जरूर होनी चाहिए। अदरवाइज ये मामला अनरेस्ट की तरफ जा रहा है। अनरेस्ट की तरफ जा रही है। ये नुकता बड़ा अहम है कि ये मामला अनरेस्ट की तरफ जा सकता है। पीजे मीर साहब, सर कमिंग बैक टू जो आज इमरान खान साहब की गुफ्तगू हुई है जर्नलिस्ट के साथ, हमने देखा उनकी हमशीर अलीमा खान साहब उन्होंने इस बात को रीट्रिएट किया। आपकी उस हवाले से क्या असेसमेंट है कि खान साहब ने कंडीशनल कहा है कि वो अपोलोजाइज करेंगे, यानी मशरूत माफ़ी मांगेंगे अगर सीसीटीवी फुटेज में उनके सामने लाई जाए और ये प्रूफ हो जाए कि इसमें पीटीआई मुलव्विस थी। मेरा ये सवाल भट्ट साहब से भी था कि अभी तक तो 9 मई में के हवाले से जो किरदारों का कहा जाता था सज़ा नहीं हुई, और वल्लाह आलम ज़ाहिर सी बात है अदालत ही वो हमारे पास रास्ता है जो बता सकती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के कोई मुजरिम है या उस पर इल्ज़ाम है। क्या कहेंगे जो खान साहब के व्यू में तब्दीली आई है उसको आप किस तरह देखते हैं? काश इस तरह की बात पहले जब बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ उनको भी ये मौका दिया जाता था तो फिर मेरा ख्याल है इतने केसेस ना होते। बिल्कुल अच्छी बात है अगर वो कह रहे हैं कि भाई आप प्रूफ लेके आए, प्रूफ चाहिए, किसी का भी आना चाहिए। अब जिन तीनों लीडर्स का मैंने नाम लिया है, क्या इनके साथ ज्यादतियां नहीं होनी है? क्या वो ज्यादतियां हमने इमरान के साथ कंटिन्यू रखनी है? ये एक टाइम आ गया डिसाइडिंग ये एक फैक्टर है कि जिसके अंदर हमने आगे फ्यूचर का देखना है। हमने 3 पॉलिटिकल लीडर्स और उससे पहले भी कितने पॉलिटिकल लीडर्स उनको किस तरह वन वे द अदर विक्टिमाइज किया, फिर लॉ की एक प्रोटेक्शन ली। आज अगर इमरान कह रहा है भाई लेके आओ, बिल्कुल लेके आओ और इसको पकड़ लो। जहां जो कह रहे हैं कि भाई अगर मेरा कोई कसूर है तो मुझे पकड़ लो, बट यू हैव टू गिव हिम द राइट, यू हैव टू लिसन टू हिम कि प्लीज अगर आप मुझे चार्ज कर रहे हो मैंने क्या किया है। जो मैं बार बार पिछलों का कोट करता हूं उनके साथ भी यही हुआ है। किसी ने पूछा था उनको, आज आपके पास एक ऐसा वो आप कह लो कि एक डायलेमा आ गया है कि या तो आप इसको खराब करते रहोगे या इसको आप ठीक कर दोगे for the betterment of the country. That is how we have to look, not at political parties. Leaders आएंगे जाएंगे, अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे, but the country has to stay.
हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तकड़ा करना है। और हम क्या कर रहे हैं, ये लॉयर्स हमारे साथ बैठे हुए, मेरे भाई पाशा साहब बैठे हैं, हमने जितने भी 4-5 साल ये जो पिछले, अब बल्कि लंबा चला जाओ, हम तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर डिबेट हो रही है। एक कहता है उसकी इंटरप्रिटेशन ये है, एक कहता है इंटरप्रिटेशन ये है, एक कहता है वो ठीक नहीं है, एक कहता है ये ठीक नहीं है। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करो। और अफसोस क्या है कि हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, बट हम उसको कोशिश करते हैं चलाने के लिए ऑन अ फ्लेक्सी बेसिस, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। तो फ्लेक्सिबल बना दो। देखो ना, जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक आपका आगे नहीं चल सकते। हमारी जो पॉलिटिक्स है ये यूनिक है, रेयर है, और इसके अंदर वी हैव टू गो बाय व्हाट द टाइम आस्क्स अस टू डू। हम वो नहीं करते। जहां हमने सख्ती करनी है बड़ी सख्ती कर देते हैं, जहां नरमी करनी है वहां हम नरमी कर देते हैं। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि हमने डिसाइड करना है, ऑल पार्टीज, कि व्हाट इज एक्चुअली गुड फॉर द कंट्री। दैट इज द की थिंग सर। लेकिन पीजे साहब, वो आप सही कह रहे हैं कि तमाम जमातों को फिर एक जगह बैठना चाहिए। क्या वो रुकावटें हैं, क्या वजह है कि वो नहीं बैठ पा रही? देखिए, आपने नोट किया कि अभी जो बांग्लादेश में सिचुएशन हुई है, हर सियासी जमात उसको अपने जाविये से प्रोजेक्ट कर रही है। आपने गुफ्तगू सुनी होगी, कल कौमी असम्बली में बैरिस्टर गौहर साहब क्या कह रहे थे, आज आपने सुना वज़ीर इत्तलात और इरशाद अता तारड़ साहब कह रहे थे कि शेख मुजीब साहब का मुजस्मा गिरा तो बयान बदल गया। वो कह रहे हैं कि जी हसीना वाजिद साहबा मुल्क से फरार हो गई, वो सबके लिए सबक होना चाहिए। तो हर कोई तो उसको अपने लिहाज से इंटरप्रेट करे, लेकिन बैठने को कोई तैयार नहीं लग रहा। अच्छा अनवार, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा। आप डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं? एब्सोल्युटली। ओके, डेमोक्रेसी क्या चीज है? अवाम की राय। अवाम, जी, that's it, you said it, अवाम की राय। तो जब मुजीबुर रहमान को 56% मिल गया था तो दे देते ना। डेमोक्रेसी तो वहां होती है। ठीक, डेमोक्रेसी आपने खत्म कर दी थी। आप इलेक्शन कराते हैं, उसको 56% मिल जाता है, आपको तकलीफ हो जाती है। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस, हमने अपने आप को रिव्यू करना है। ओके। और मैं बार बार कहता हूं अनवार के, जब मेरा ख्याल आप थे उस फंक्शन के अंदर, ये लास्ट फंक्शन था शौकत अजीज का, बड़ी अच्छी तकरीर उनकी कि वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो अपने आप पे तनकीद करना बर्दाश्त ना करें। ठीक, तनकीद बराए तामीर अगर होगी तो उसमें सलाह होगी, हम आगे बढ़ेंगे। पीछे साहब, आप सर स्टे ऑन दिस पॉइंट, आम नुक्ता उठाया। मैं असरफ भट्ट साहब आपसे जानना चाहूँगा कि जो नासिर भट्ट साहब, जो हसन रजा पाशा साहब भी कह रहे हैं कि कोई एमिकेबल इसका सलूशन निकलना होगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, उनका फैसला भी है, जाहिर बात है फैसला है, अगर वरना खुदा ना खासा अनरेस्ट हो सकता है। देखिए बात है, पीजे मीर साहब कह रहे हैं कि खुद एहतसाबी होनी चाहिए। पीजे मीर साहब की बात ठीक है, जो पहले जिन लीडरान के साथ हुआ, अगर वो ना होता, चले वो इंसाफ मिल जाता, तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें अब ना होती जो हो रही हैं, सवालात ना उठाए जाते। मेरे कायद को एक पनामा केस चलाया, अकामा पे सजा दे दी, वो चीफ जस्टिस, जो बाद में आपने देखा कि वो चीफ जस्टिस आखिर एक जमात को लेके इस तरह उठा रहा था कि बाद में उसके टिकटें भेज रहा था उसका बेटा। तो एक चीफ जस्टिस था, पाकिस्तान रहा हो, उसका ये रवैया क्या था? क्या हुआ? आपने कुछ नहीं मिला, आपने उनको कामे पे फॉर लाइफ डिसक्वालीफाई कर दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी है, मुझे इंसाफ दे दो। अदालतों से ही इंसाफ मिला। मैं एक बात करता हूँ, अदालतें इंसाफ देती हैं। आज आपने बात की इमरान खान, इमरान खान अगर समझता है बेगुनाह है, हाँ, उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो अदालतों में जाए, अपने प्रूफ दे। ये 9 मई है, 9 मई के अगर जो वो कहता है जी कि मेरे बंदे नहीं है या मैं नहीं, अगर हैं तो सजा दिलवा दे, तो वो ये कह रहे हैं अगर हैं तो सजा दिलवाएं। मुझे आप बताएं, आप लोग, मैं फिर ये कहता हूँ कि वो फुटेज निकाल ले सारी। वो कहता है जी सीसीटीवी फुटेज एक एमए उसकी एक वो बात है कि जी वो चोरी हो गई है। अब ये जो वीडियो है ये क्या है? ये कौन, वो क्या कोई और लोग हैं बाहर से आए हैं? वो पीटीआई के हैं, उन्होंने झंडे उठाए हुए हैं और वो कह रहे हैं, एक नहीं कई हैं कि उनकी सब वीडियो फुटेज है, वो सामने आ जाएंगी। ये बात इमरान खान पहले दिन कर देता, जो आज कर रहा है। उसका ये काम है, वो कभी भी मुल्क में अमन नहीं आने देगा। लीडर का ये काम नहीं होता है। अब मैं तो ये समझता हूँ ये यू टर्न लेके, उन्होंने आज कहा कि वो पाकिस्तान और आलमी सतह के मकबूल तरीन लीडर है। देखिए मकबूल तरीन लीडर का ये काम, मकबूल तरीन लीडर का ये काम होता है जो वो कर रहे हैं। मुल्क के आला, देखें फौज कहते हैं बातचीत करें, हम फौज के साथ फौज के साथ उन्होंने आज भी कहा बसद एहतराम कोट अनकोट, उन्होंने कहा हम फॉर्म 47 वाली हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे।
वो कभी वो महमूद खान अचकज़ई को कहता है जी कि इनको मैंने नामजद कर दिया, आप इनसे बात करें। तीसरे दिन कहता है नहीं नहीं इनसे कहा, मैंने कहा कि सिर्फ ये फौज से बात करेंगे, जो हुकूमत से नहीं बात करेंगे। अब आज तक इनके अंदर अब सियासी जमातों को इस तरह का रवैया लीडरान करते हैं। इमरान खान 9 मई का मुजरम है, उसको सजा मिलेगी। 190 मिलियन का मुजरम है, अगर वो कहता है कि मेरे साथ ज्यादती है, मैंने ये काम लेकिन आप कहते हैं कोर्ट के थ्रू मिले, कोर्ट देखे मैं आपको बताऊं, और फेयर ट्रायल का मौका मिले, आपने ये भी कहा उसको मिले, हमें तो नहीं मिला, इसको मिले, कोर्ट में जाके अपना वो बेगुनाही साबित करें। पाशा साहब 9 मई के हवाले से सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज भी इमरान खान साहब ने कहा, सवाल आपके पास मैं नहीं ला सका, उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेज वो सामने लाई जाए, अगर कोई मुलविस है तो उनको करार वाकई सजा मिले। अब इस वाकये को सर साल सवा साल हो गया है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आप समझते हैं वो तो बात भट्ट साहब की है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ये दिया हुआ था कि आप उस पर मुकदमात चलाएं, लेकिन सजा नहीं दे सकते जब तक से मिलिट्री कोर्ट के हवाले से सिविलियंस के ट्रायल से हतमी फैसला नहीं आता। लेकिन बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जो सिविल कोर्ट से मुख्तलिफ स्टेजेस से अब रिहा हो रहे हैं, उसमें सनम जावेद साहिबा हैं, आज आलिया हमजा साहिबा की जो है बेल हुई है, और भी दीगर ऐसे लोग हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि उनके हवाले से कहा जाता है लेकिन कोर्ट ने उनको फ्री किया है, क्या कहेंगे इस पे आप? अनवार साहब मुझे 2 मिनट दीजिएगा। सर बात यह है कि क्रिमिनल केसेस की अपना एक तरीकाकार होता है, अच्छा, और उसमें सजा और बर्रियत के अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं। देखें, साइफर की मैं मिसाल दूंगा कि साइफर केस में आपने पूरा हाइप क्रिएट की, हाँ, ट्रायल किया, एक पूरा जमे गफीर आपने प्रोसिक्यूशन ब्रांच सारी बनाई, क्या एंड रिजल्ट निकला? बरी हो गया। रिजल्ट यही निकलना था। दो चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। जब मेन उसमें जो एविडेंस है वो है साइफर। पीजे मीर साहब, मैं आपके लिए जरा अप्रिशिएट कीजिएगा, मेन जो एविडेंस है वो साइफर है। तफ्तीशी अफसर या तफ्तीशी एजेंसी, उन्होंने साइफर को कब्जे में नहीं लिया। अगर वो कब्जे में ले लेते तो प्रोसिक्यूटर उनको अदालत में एग्जिबिट करवाते, और फिर अदालत किस तरीके से उससे अवॉइड कर सकती थी सजा से। मेन मुद्दा, मेन एविडेंस जो डॉक्यूमेंट्री शेप में थी वो साइफर था। आपने उसको ना एविडेंस में पेश किया, आपने एविडेंस में कलेक्ट किया, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको 14 साल सजा हो जाएगी। यही बात अभी इन केसेस में है। तमाम वीडियो चैनल्स जब 9 मई का जिक्र करते हैं तो पीछे फुटेज चलनी शुरू हो जाती है। कभी जो है वो जना हाउस जलने का, लूट मार का नजारा दिखाते हैं, कभी GHQ का गेट तोड़े होते हैं और वो नजारा दिखाते हैं। क्या ये फुटेज आपने एविडेंस में पेश किए? मुझे तो नहीं लगता। क्या उनके नाजरा के जो प्रिंट हैं या उनके फेसेस हैं वो आपने पेश किए? मैं कह देना कि जी कि ये PTI के झंडे उन्होंने लगाए हुए हैं, क्या उनसे शनाख्त हो रही है? असल मसला है कि शनाख्त क्या है। जब आपने उनकी शनाख्त परेड नहीं कराई, आई विटनेसेस नहीं पेश हुआ जिन्होंने कहा जी इस बंदे को हमने देखा, जेट पे चढ़ा, इसने फलां चीज तोड़ी, जब ये एविडेंस मिसिंग है तो आप किस तरीके से सजा दे सकते हैं? ये बड़ा मेरा सवाल गवर्नमेंट के साथ है, इंतजामिया के साथ है कि खुदारा आप इस जो पब्लिक पूरी कौम को 9 मई के मुगालते में डाल रखा है कि ना पब्लिक जो है वो 9 मई को ऑन कर रही है ना डिस ऑन कर रही है, और आपका अपना बयानिया होता है, आप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे आप शोर मचा रहे हैं जी के 9 को ये हो गया। भाई अदालत, कोई भी जज उस एविडेंस से, उस फाइल से बाहर नहीं निकलता, और उस एविडेंस, उस फाइल में जब कोई एविडेंस ही नहीं है वो सजा क्या देगा? तो मैं नहीं समझता कि कोई सजा का इन्होंने कोई एविडेंस पेश की हो। ओके, असल मसले ये केस चले तो हमने जब अदालतों ने स्टे दिया हुआ है। नहीं सर, वो उन लोगों का दिया जो मिलिट्री में जिनका नाम आए थे। मैं उन केसेस की बात करें जो आपने कहा, उनका जी जब तक से चालान, वो वीडियो एविडेंस दिए जाएंगे तो फिर सजा होगी ना। जमानत तो 302 जो बंदा करता है उसकी भी हो जाती है 2 साल बाद। केस ट्रायल होगा, ये जो जिनकी फुटेज चली है वो प्रूफ होगा, वो सामने जाएगा, बताएंगे, जब फैसले होंगे तब। उसमें कितना अर्सा लगना देखे ना, वो फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ कि रोका हुआ इस केस को, अगर ये फैसला हो जाता कि ये केसेस
मिलिट्री कोर्ट में चलेंगे या सिविल में चलेंगे, अगर ये फैसला हो जाए या उधर चले, यहाँ कुछ डिसीजन तो कोर्ट दे देना। कोर्ट ने जब प्रोसिक्यूशन की कारकर्दगी से आप समझते ठीक है? नहीं, प्रोसिक्यूशन की कारकर्दगी बिल्कुल, देखे ना साइफर का जैसे साइफर का केस था, बरी हो गए नहीं वो उसने कहा ना गुम हो गया। अब होता ना को बेचारा आम आदमी, उसे पुलिस ले लेती कि इधर मुझे ला के दो, उनको पता है। देखे ना, फिर अब आप मुझे बताए ना कि वो खुद एक बंदा साइफर हिला रहा है ना, फिर वो कहता है ये गुम हो गया मुझसे, तो ये क्या है? या फिर वो झूठ था जो एक कागज सफेद ला रहा था। तो चीजें होती हैं कि लीडरान को इस तरह के बयानात या बयानियां बनाने के लिए, ठीक है बयानी का वो कोर्ट ऑफ लॉ में ठीक है, पैमाना बता रहे हैं, पैमाना ये है कि वहां पर शो करना है। देखे ना, हमारे मुल्क का यही है, फिर अदालतों को चाहिए ना इस पे भी कोई देखे, उस बंदे को सजा दे कि जो गलत किसी की प्रोसिक्यूशन करके लाते हैं। हमारे बाहर मुल्कों में क्या है कि जिसको गलत प्रोसिक्यूट किया जाए वो फिर चला जाता है इंसाफ लेने के लिए, मुझे कंपनसेशन दो, कंपनसेशन दो। मैंने किए, जीते हैं, लेकिन हद तक इज्जत का मामला लटक जाता है। इधर आया था ना पंजाब असेंबली में बिल, तो क्या हुआ था, आप भाई साहब ने इतना शोर डाला कि ये नहीं होना चाहिए कि टीवी पे सच बोलना चाहिए। टीवी पे तो हमेशा सच बोलने के पता चले। पीजेबी साहब, सर ये जो नुकात उठाए हसन रजा पाशा ने, उन्होंने कहा था आपकी तवज्जो चाहते हैं, आपका क्या एनालिसिस है जो उन्होंने नुकात उठाए? क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस हो, साइफर केस हो, दीगर केसेस हो, खान साहब पे तो इस वक्त इद्दत केस में भी वो बरी हो चुके हैं, इफ आई एम राइट, मेरे ख्याल में तमाम में हो चुके हैं ऑलमोस्ट। मैं इसीलिए अनवार पहले आपको ये 3 लीडर्स की बात की थी सर, क्या प्रूफ था कोई जो आपने इनको पकड़ के इनकी जिंदगियां खराब की हैं? तो क्या आज आप इमरान की जिंदगी, आई टोटली एग्री विद पाशा साहब, और भाई आप लेके आओ, आपने प्रोसिक्यूट किसको किया है? ब्रिंग द एविडेंस एंड देन प्रोसिक्यूट हिम। हम यहाँ बैठ के कहते हैं वो चोर है, वो ठीक है, वो फलाना है। भाई मेरे पास क्या प्रूफ है? मैं किसी को कहता हूँ, जो टीवी पे आके बैठ के कहता है वो अगले की पतलून उतार के रख देता है। हाउ कैन यू डू इट? यू कांट डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। और ये एक पब्लिक परसेप्शन गलत बन जाती है। फिर आपका पूरा मीडिया बैठ जाता है, नहीं जी उसने तो ये कहा था, उसने। और भाई प्रूफ, यू कोर्ट के अंदर ये हवाई फायर नहीं चलता। यू नीड टू हैव एविडेंस, जो कि ये पाशा साहब बात कर रहे हैं, किसी का भी हो, ABC, आपने उसको एविडेंस के साथ प्रोसिक्यूट करना है। अगर एविडेंस नहीं है तो प्लीज, ये जो हमारे लॉज अब आ रहे हैं, ये अच्छा है, ये जो लॉज अभी आए, ये ऐसे लॉज आने चाहिए कि आप ये हवा में किसी की पतलून उतार दो, उसको चोर कह दो, उसको लुटेरा कह दो। तो ये जो चीजें हैं इसको खत्म करें आप। जो भी चीज है, अगर आज हम बैठते, वो ये इमरान शुरू हो गया था, ओ जी ये बड़ा करप्ट है नवाज शरीफ, ये है वो है। और भाई तुम्हें क्या पता करप्ट है? तुम्हारे पास है, तुम प्रूफ लेके आओ, बताओ। इसी तरीके से आज मैं नवाज शरीफ को कहूंगा, और भाई अगर ये चोर है, करप्ट है, इसके खिलाफ प्रूफ लेके आओ। हमने जाना है कानून के दायरे के अंदर, किसी के हेयर से के अंदर नहीं जाना। और यही वजह है कि हमारा एक फ्रैगमेंटेशन हो गई है, फ्रैक्चर्स हो गए। आप देखें हमारे असेंबलीज की जबान देख लें आप, कितनी गंदी और गलीज जबान है, एक दूसरे के ऊपर करते हैं। क्या पहले होता था ये? 60s, 70s, 80s, इवन अर्ली 80s होता था। 90s में तो होता था, 90s और 2018 से शुरू हुआ है। हाँ, I agreed. तो ये क्या, is this the route we want to take? क्या, जिस तरह मैंने पहले कहा है अनवार, अल्लाह सबको लंबी जिंदगी दे, आमीन। लेकिन टाइम आ गया डिपार्चर का। ये डिपार्चर लाउंज में हमने जो फ्यूचर आपकी जनरेशन आ रही है, उनके जो बोर्डिंग कार्ड्स हैं, उनके अंदर कोई ऐसी चीज बताएं कि पाकिस्तान को अच्छी सिमत पे लेके चले। ये बड़ा This is the way we want to go ahead. यस, मैं अपने इस पहले सेगमेंट के आखिरी राउंड में नासिर भट्ट साहब आपसे शुरू करता हूँ, आप दोनों मौजूदीन भी इसका जवाब दीजिएगा। अब आगे का रास्ता बताएं लोगों को, उम्मीद की क्या किरण? देखिए ये तो चल रही है, ज़ाहिर बात है मामलात कोर्ट में हैं, आप लोगों ने कानून साजी कर ली, मामलात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अब जाएंगे। सर इधर आप पिंडी के रहने वाले हैं, पिंडी में धरना भी 13 दिन से दिया है जमात इस्लामी ने, हुकूमत की मुज़ाकराती टीम, हमने फुटेज चलाई, वो भी मुज़ाकरात कर रही है। एक आम आदमी का मामला है, महंगाई, बिजली के बिल, उस पर हुकूमत की तवज्जो मुंतशिर नहीं होगी अगर ये सियासी लड़ाइयाँ जारी रहेंगी? देखें, मैं फिर अभी भी मैं एक जगह प्रोग्राम में क्या कहा था कि एक एजेंडा, अगर हम सियासी सब जमातें, हुकूमत है, अपोजिशन है, जो हालात हैं आज पाकिस्तान के, ठीक है, दहशत गर्दी है, और माशी हालत कितनी बुरी है, लोग बिजली के बिल नहीं दे सके, लोग खुदकशियाँ कर लें। क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं है कि हम सब सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं, एक पेज पे आ जाएं, इस पे ही हम इकट्ठे हो जाएं? देखें ना, रुकावट हर सियासी जमात अपना बयानिया बनाना चाहती है। अब आप मुझे बताएं कि हुकूमत कह रही है कि PTI के
साथ के हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। जमात इस्लामी आई है। देखें सियासी जमहूरी मुल्कों में ये होता है कि अपोजिशन एक जमहूरी प्रोटेस्ट करती तरीका है। होता है, वो ठीक। प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन जमहूरी अंदाज में। जी, तो पीसफुल। वो आए, देखें पीसफुल। इससे पहले TLP वाले आए, उनके कोई मुतालबात थे, हुकूमत उनके साथ बैठी, उनके मुतालबात फ़लस्तीन के जो हवाले से। चले गए। अब जमात इस्लामी वाले आ गए हैं। ये बड़ा अहम इशू है, एक आम देखें ना, आदमी का इशू है, बिजली का देखें बिल। ये वो देखें अब हम उनके साथ बैठे हुए हैं, कोई उन्होंने हल कहा कि निकलेगा? हमारी एक माशी टीम है, उसके साथ बात करें। हमारी हुकूमत है, उनके साथ एक टीम बिठा दी है, बात हो रही है। कल भी, आज भी चौथा रोज है, चौथा राउंड है मुज़ाकरात का। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। सियासी और जमहूरी मुल्कों में यही होता है, और हमें उम्मीद है कि जमात इस्लामी को भी पता है कि ये एक दिन में ठीक होने वाले हालात नहीं है। हमारी ज़्यादा कोशिश है हुकूमत की कि आवाम के हालात ठीक हों, बिजली के बिलों से जान छूटे। देखें पंजाब हुकूमत ने अब एक 14 अगस्त से वो शुरू कर रहे हैं सोलर पैनल, जो 200 यूनिट वाले हैं, 250 उनके लिए फ्री सोलर यूनिट दे रहे हैं कि बिजली पैदा चले उनके वो तो वज़ीर इत्तलात ने भी कहा कि मुस्बत पेशरफ्त हो रही है होगी। उस हवाले लेकिन से बात यह है जमात कि इस्लामी। खुदारा जो कुछ अब जिस गंडापुर हालत- साहब ने जो ऐलान किया स्वाबी के जलसे आप में, मुझे बताएं ना, उनका वो आएंगे, डी चौक का भी कह रहे हैं। हमाद अजहर साहब ने आज कहा है वो अडयाला जेल की जाने पीसफुल मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च, बात ये और है- पंजाब की सड़कों को गर्म करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्या कर रहे हैं अभी, ये हंगर स्ट्राइक देखी आपने? आपके MM colleagues हैं। देखे ना, वैसे आप लोग उनको मनाएं ना सुने कि खत्म करें ना। अच्छा वो 80 बंदे हैं, वो भी बाहर नहीं आते। 4 बंदे बैठते हैं, आज 2 रह गए हैं। नहीं, कुछ आते भी अगर हैं। अगर PTI के साथ अवाम होती ना, अवाम समझ गए इनको, असेंबली के बाहर ही लोग आ जाते। अब ये जलसे भी नहीं कर रहे। मैं आपको सर जलसा किया ना स्वाबी में, आपको ये देखे तो ना, आपके वो गोश जलसा गुजार आप कर रहा देखें हूं। क्या वो PTI गंडापुर ने वहाँ जलसा किया है, जिस तरह का वो जुबान इस्तेमाल करते हैं, फिर उनके साथ हुकूमत आईनी हाथों से मिलती है, कानून अपना रास्ता बनाएगा। अगर वो पीसफुल तरीके से आएंगे तो आप इजाजत उनको वेलकम करेंगे, लेकिन जो उनके बयानी हम आग लगा दें, जला देंगे, तो उसके नहीं, साथ उन्होंने तो कहा हम कानून पीसफुल अपना मार्च रास्ता- करेंगे। हाँ पीसफुल मार्च करें हम ठीक है। होते हैं, लेकिन ये अभी आप देखें फिर ये यू टर्न लेके ये वो भी ऐलान नहीं करेंगे कौन सी डेट है। मैं अब क्योंकि उनके पास लोग नहीं है। हम हसन रजा साहब, सर आपने कहा कि वरना खुदा ना खास्ता अनरेस्ट होगा आने वाले दिनों, आप किस तरह देख रहे हैं? आप समझते हैं कि मामला बेहतर अंदाज में हल हो जाएगा? अदलिया और पार्लियामेंट के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूं सर, लास्ट कमेंट। अनवार साहब देखें, सबसे बेहतर पोजीशन में हुकूमत होती है और हुकूमत को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कह सकते कि वो इमरान खान नहीं मान रहा, बानी PTI नहीं मान रहा, उनको कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सॉरी टू से कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई। क्यों नहीं की गई, बेहतर यही जानते हैं। लेकिन एक चीज है, लास्ट ईयर मैं चेयरमैन था, मैंने ऑन एयर 1 से ज्यादा दफा चैनल पे भी इन राइटिंग भी जी मैंने कहा कि अगर आप लोग इकट्ठे नहीं होते तो पाकिस्तान बार कौंसिल तमाम मुल्की क़यादत को अपना प्लेटफॉर्म देती है। आप आए वहां बैठे, हम भी नहीं बैठेंगे, आप बैठे और मुल्क के लिए बात करें, इकोनॉमी और इलेक्शन, दो एजेंडे हों। लेकिन क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब मान गए उस वक्त जो थे अपना शहबाज शरीफ साहब, अभी भी PTI नहीं मानी जी। PTI नहीं मानी, हाँ। और जब PTI मानी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनकार कर दिया कि हम नहीं बैठते। बात यह है कि कौन बिठाएगा? हुकूमत वक्त जो है वो बेटर पोजीशन में है कि वो एक कदम आगे बढ़ाए। जी, देने को बहुत कुछ होता है। एक सबसे जो मैं समझता हूं 2024 के इलेक्शन के फौरन बाद जो ज्यादती की गई, कहते हैं कि हमने ऑफर की कि आप हुकूमत बनाएं, लेकिन सीरियसली PTI को नहीं कहा गया। फॉर्म 45, 47 जो भी है गलत है, ये सही है, उन सबको साइड पे रखते हुए भी देखा जाए तो जो आजाद अरकान थे उनकी तादाद ज्यादा थी, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी वो बनती थी। इनको सीरियसली कहना चाहिए था कि आप हुकूमत बनाएं, वो नहीं बना सकते थे, लेकिन अखलाकन उनको चाहिए था कि आप हुकूमत बनाएं। 3 थी पार्टीज, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI, तीनों में से 2 जो इकट्ठे होने थे, उन्होंने हुकूमत बनानी थी। अब PTI तो ना नून के साथ बात करने के लिए तैयार है, ना ही पीपल्स पार्टी के साथ, तो कैसे वो बनाती? लेकिन इन्होंने सीरियस एफर्ट नहीं की। सीरियस एफर्ट करते उनको कहते कि आप बनाएं, अखलाकी जवाब था। लेकिन आज ये है, अभी भी इनके पास है, बाल इनकी कोर्ट में है हुकूमत की, ये कहें कि हम आते हैं, आप हमारे साथ डायलॉग करें। वो कब तक? आज वो कह रहे हैं कि मैं करने के लिए तैयार हूं। एक स्टेप बढ़े के कहें, करें, मशरूत नहीं गैर मशरूत। और जो हालात जा रहे हैं,
आइंदा आने वाले दिनों में गैर मशरूत भी आ जाएगी बात। अच्छा, गैर मशरूत भी बात आ जाएगी। लास्ट एक जवाब दे दूं। खुर्शीद शाह साहब पीपल्स पार्टी वालों ने खुद कहा कि हम गए उनके पास हुकूमत बनाए तो उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत नहीं बनानी वो क्योंकि कहते हैं पीटीआई का seriously रवैया निकाह ना। ठीक नहीं है। पाशा साहब ने कहा सीरियसली निकाह नहीं नहीं, सीरियसली कह रहे हैं आपके नहीं, सामने पीएम कह साहब ने कहा कि हमने भी कहा कि आपके मेजोरिटी ज्यादा अब हुकूमत बना लें। अच्छा, उनका अभी हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए वो तो ठीक है तो सर। हुकूमत बना लें। अच्छा, ये बट साहब बताएं, उन्होंने कहा आप लोगों के पास वैसे भी सही कह रहे हैं, हुकूमत के पास देने को बहुत कुछ होता है, आप लोग उनका आगे बढ़े और क्या, अगर वो नहीं करना चाहते तो आप करें मुज़ाकरात। नहीं, हम तो कहते हैं हमने टीम बना दी कि वो इमरान खान साहब टीम बनाते हैं, एक दिन दूसरे दिन चेंज हो जाते अच्छा, हैं। ज़ही साहब ने कहा ना नवाज शरीफ साहब से करेंगे, देखिए महमूद साहब ने कहा है ना, महमूद अचकज़ई। ठीक है ना, महमूद खान अचकज़ई को आप उसने यू टर्न ले लिया कि नहीं इनको मैं मैंडेट नहीं दे रहा। आज उन्होंने कहा मैं नहीं करता। देखे ना, आप बताएं, हम तो अभी भी तैयार हैं। फिर हल क्या है अभी भी वैसे? कह रहे हैं हल क्या है? इसका हल देखें, हल इसका यही है कि अपनी सब वो कहते हैं ना कि सियासी जो रंजिशें हैं वो खत्म करके Yes. हुकूमत अपोजिशन बैठे। मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत उनको सीरियसली ऑफर कर रही है, आए बैठे जिस जगह कहते हैं वो बैठ के पाकिस्तान के एजेंडे पे चलें, तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। बहुत अच्छी आपने बात की। लास्ट कमेंट पीछे साहब, वे फॉरवर्ड आप क्या सजेस्ट करेंगे सर, फिर मैंने इस सेगमेंट को क्लोज करना है, आपने सारी बातें सुनी है। जो नासिर बात कर रहे हैं बिल्कुल यही रूट है आगे, एक दूसरे के साथ मिल के बैठे। लेकिन याद रखें, ये जो हम जोड़ने की बात करते हैं, यहाँ तोड़ने वाले बड़े लोग नीचे बैठे हैं। यस, रिकंसिलिएशन नवाज शरीफ ने कोशिश की है। आई एम अ विटनेस टू इट, आई एम अ विटनेस टू इट व्हेन ही सेंट मी टू चौधरी परवेज इलाई एंड चौधरी शुजात। ये बीच में हॉक्स आ गए थे, नून के अंदर से हॉक्स आए थे, मैं इनका नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन भट्ट साहब तो नहीं थे ना हॉक्स में? नहीं, हमारे सामने तो ये नून लीग के वर्कर है बैठे। छोटे से अपने कायदे नहीं, उन्होंने कहा, मैंने कहा हमारे सामने लाइटर वेन, आपने कहा ना नून लीग में कुछ हॉक्स आ गए थे। on a lighter note, एक दफा मैं नवाज शरीफ को इंटरव्यू कर रहा था हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, तो भट्ट साहब और दूसरे पीछे आ गए। मैं कहा जी इन्हों का की काम है पीछे, तो नवाज शरीफ ने कहा इन्हों का यही काम है। चलो, ये तो अब तो ऑनरेबल सेनेटर है हमारे, लेकिन अब तो सेनेटर है चलो माशाल्लाह। सर, हम इस प्लेजेंट नोट पे आपने देखिए सर, आपने सही कहा है कि वी हैव टू गो फॉर अ रिकंसिलिएशन, यही वे फॉरवर्ड है और कोई हल नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट साहब, थैंक यू सो वेरी मच। पीजे मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, हसन रजा पाशा साहब सर आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो उमूर के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे होंगे, हमारे साथ रहिए। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल मज़ीद अबतर हो गई है। 5 अगस्त 2019 से अब तक काबिज भारतीय अफवाज ने 900 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया है। भारत कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के मुतालबे को कुचलने के लिए जालिमाना इक़दाम कर रहा है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय इक़दाम आलमी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी हैं। कश्मीरी आवाम को मोदी हुकूमत के मजालिम से बचाने के लिए आलमी बरादरी को फौरी तवज्जो देनी चाहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम गुफ्तगू करेंगे जो उमूर खारजा के उमूर हैं। टू स्टार्ट विद, आपने देखा हमने लाइव पीटीवी ने शेयर किया, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब जद्दा में मौजूद थे और OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का गैर मामूली इजलास था। इस्माइल हानिया की शहादत के बाद ये इजलास तलब किया गया। इससे खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार साहब ने कहा, और वो जो स्टेटमेंट उनकी आई है मैं चाहूँगा कि कुछ उसके चीदा चीदा नुकात आपके सामने रखूँ। उन्होंने बताया कि फ़लस्तीन में इसराइल की जंग
पूरे खत्ते को अगर इस हवाले से पेशबंदी ना की गई तो अपनी लपेट में ले सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस्माइल हानिया की जब शहादत हुई तो इस पे शदीद मजम्मत की। कौमी असम्बली ने यूनानिमसली करारदाद 2 अगस्त को पास की और उन्होंने कहा कि इसराइल गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी कर रहा है और इससे कशीदगी बड़ी है जो इस्माइल हानिया की शहादत हुई है। इसके साथ साथ उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान जो पीस प्रोसेस का दाई है और चाहता है कि 2 स्टेट सलूशन इसका निकाला जाए ताकि ये जो एक मसला है और दरीना मसला है जो कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं इस पर अमल दरामद हो सके। उन्होंने कहा कि अगर आज हमने दुरुस्त इकदाम नहीं उठाए या इकदाम नहीं किए तो कल कोई और OIC का मेंबर मुल्क हो सकता है, जैसे इसराइल ने मुहिम जोई की है और ईरान में जाकर हमास के सियासी रहनुमा सरबरा इस्माइल हानिया की शहादत की है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। फिर बांग्लादेश में जो सूरत-ए-हाल इवॉल्व हो रही है, कल उनकी जो अबूरी हुकूमत है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब की सरबराही में वो इक़्तिदार संभालेगी। बांग्लादेश की आर्मी की उसको फुल बैकिंग हासिल होगी। इस हवाले से जो हसीना वाजिद साहब हैं उनके हवाले से बहुत सी अब खबरें भी सामने आ रही हैं कि उनका जो एक गठजोड़ था, भारत नवाज तो वो थी और 15 साल से हुकूमत कर रही थी, साथ में उन्होंने एक काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं जालमाना किस्म के इकदाम उठाए। जो इंटेलिजेंस के सरबराह हैं मेजर जनरल ज़ियाउल हसन साहब, उनको बाहर जाते हुए भी आज रोक लिया गया और यही मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि गिरफ्तार कर लिया गया। इन नुकात पे हम खसूसी गुफ्तगू करेंगे और हमें ज्वाइन किया एजाज़ अहमद चौधरी साहब ने, पाक के साबिक सेक्रेटरी खारजा अमेरिका में सफ़ीर रह चुके हैं और दफ्तर खारजा के तर्जुमान हैं। बहुत शुक्रिया एजाज़ चौधरी साहब। आपको याद होगा हमने इस्माइल हानिया की शहादत के बाद आपके एक्सपर्ट कमेंट्स लिए थे। आपने भी कहा था कि हमें इस मामले पर ज़ाहिर बात है ईरान ने तो कहा उनका राइट ऑफ रिप्लाई है क्योंकि उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया है। आज जो OIC का इजलास हुआ, नायब वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया, आप क्या समझते हैं क्या वो इक़दामात की तवक्को है आपको OIC से ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि इनफ इज़ इनफ? जी, OIC का जो पुराना रिकॉर्ड है जी, उसमें वो बयानात तो हमेशा ऐसे ही देते हैं और एक लिहाज से मुसलमानों की तर्जुमानी भी करते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि ये जो मामला है जो इस वक्त है वो बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। ये खित्ते में जंग हो सकती है, इसलिए अभी जो सारी बातचीत हो रही है ये बड़ी ही अहमियत की हामिल है और ख्वाहिश और कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना वहाँ पे इत्तफाक़े राय हो उस पर फिर अमल दरामद भी हो। सारे ममालिक ये तय करें कि भाई अब हम इस पे अमल दरामद करेंगे। अच्छा, वो क्या है ऐसा लाया अमल जिसके ऊपर अमल दरामद करने की जरूरत है? वो ये है कि इसराइल को उसकी जो ज्यादतियां हैं फलस्तीनी अवाम के खिलाफ व गजा में उनको रोका जाए और उसके लिए जो भी तदबीर बन पड़े वो की जाए। यानी अगर आप ये फैसला करते हैं कि इसराइल के सारे जो उसके साथ तजारती मामलात रोके जाएंगे या कोई और सफारती लिहाज पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी तो करें, ताकि इसराइल को ये महसूस हो सके कि भाई पूरी मुसलमान दुनिया इकट्ठी है और वो इस तरह नहीं कर सकता कि मुसलमान दुनिया में खलीज डाले कि ईरान एक साइड पे है और अरब दूसरी साइड पे हैं। अभी तो वो यही कोशिश कर रहा है कि ईरान को उकसा रहा है कि जंग में आ जाए और उसके ऊपर आपको पता है कि उसने बाकायदा एक हमला ही किया है एक किस्म का। तो ईरान का भी अब ये हक बनता है कि वो इसका जवाब दे और ये अब जब जवाब दे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी खतरा है कि अगर जंग शुरू हो जाती है और वो फैल जाती है तो फिर पूरे खित्ते की क्या पूरी दुनिया की तबाही का बाइस बन सकती है। इसलिए ये बड़ा नाजुक मोड़ है। अच्छी बात है कि OIC ने इस मौके पर इजलास किया, अच्छी बात है कि हमारी तरफ से भी वजीर खारजा की सतह पर उसमें शिरकत की गई, लेकिन हमें यही जोर देना चाहिए और आपने जो खैर नुकात बताए वो बिल्कुल दुरुस्त नुकात हैं। हमें जोर देना चाहिए कि खित्ते में जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसराइल को उसकी अपनी जो इस तरह का एडवेंचरिज्म है उससे रोकने की पूरी तरह कोशिश करनी चाहिए। फेयरली पुट अप। सर, बांग्लादेश की तरफ आते हैं। आज दफ्तर खारजा की जानिब से पाकिस्तान की जानिब से भी बयान आया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश की आवाम और उनकी उमंगों के साथ यकजहती का इजहार करती है। क्या कहेंगे सर, अब ये स्टोरी जो है वो अनफोल्ड हो रही है। हसीना वाजिद साहबा जिनका 15 साल का बिला तातुल एक इक़्तिदार रहा और जिसमें अपोजिशन की आवाज़ को दबाया गया,
और उसके बाद स्टूडेंट्स उठे और जो 1971 की जंग में शरीक लोगों की औलाद को 30% कोटे की बात की गई थी। अब तो बहुत सी कहानियां सामने आ रही हैं, तो उस पर एजाज साहब आप क्या कमेंट करेंगे? इसमें ये ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट था, कुछ ओपिनियन आ रहे हैं कि प्लान्ड प्रोटेस्ट था, अब क़यादत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब को सुपुर्द कर दी गई है। ज़ाहिर बात है उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी विन किया हुआ है अपनी खिदमात के एवज़, तो उस पर क्या कमेंट करेंगे? पहली बात तो ये है कि हमारे दफ्तर खारजा ने जो नपातुल्ला और समझदाराना बयान दिया है, बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, दोनों लोगों के जो दिल हैं वो एक ज़माने में तो बिल्कुल मिले हुए थे और फिर कुछ रंजिशें हुई जिससे हम जुदा हो गए, लेकिन आज भी बहुत सारे बांग्लादेशी और बहुत सारे पाकिस्तानी एक दूसरे की कदर करते हैं। तो हमें एक लिहाज से थोड़ा इत्मीनान भी है कि शेख हसीना, जिसने बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ सारे ताल्लुकात बिल्कुल मुनक़ता किए हुए थे और वो मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की ज़बान बोलती थी और हिंदुस्तान जो पाकिस्तान को खित्ते में तनहा करने की कोशिश कर रहा था उसका साथ देती थी। अगर आपको याद हो तो सार्क समिट होनी थी 2016 में जी इस्लामाबाद में, और उस पे हिंदुस्तान ने कहा कि हम नहीं आएंगे, तो बांग्लादेश एकदम से बढ़कर उनके साथ शामिल हो गया। हालांकि उसको ये ख्याल रखना चाहिए था कि सार्क तो शुरू ही ढाका में हुई थी 1985 में। यस, वेरी तो इसलिए ये उन्होंने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी कि वो उन्होंने हिंदुस्तान का एक पिट्ठू बनकर अपने मुल्क का जो स्टेटस है वो नीचे किया। यस, और फिर आखिर बांग्लादेश की आवाम खड़ी हो गई और उन्होंने उनको बता दिया और आईना दिखा दिया कि आपने जो काम किया है वो दुरुस्त नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट थी वो फौरी वजह बनी, उससे पहले एक लावा था जो पक रहा था। यस, और बड़े अरसे से ये सिर्फ और सिर्फ अवामी लीग की लोगों को हुकूमत में शिरकत का मौका देती थी, सारी अपोजिशन को दीवार से लगा दिया था, जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी थी, जमात इस्लामी भी, जातीय पार्टी भी, सबको। और ये तने तनहा पूरा इक्तदार कब्जे में करके और ये समझती थी कि एक फाशिस्ट, एक डिक्टेटर की तरह हुकूमत करेंगी। और अब जनवरी में जो इलेक्शंस हुए उसके बाद तो सारी हदें फलांग दी गई, क्योंकि सिर्फ अवामी लीग के लोग पार्लियामेंट में आ सके और बाकी कोई ना आ सका। तो तब से ये गड़बड़ शुरू हो गई। और जब इन्होंने ये कोशिश की कि फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर अवामी लीग के लोगों को हुकूमत में सारी नौकरियां दी जाएं, तो वो लावा फट पड़ा। और जब वो फटा तो फिर इनको किसी जगह पे बांग्लादेश में भी इस जगह समाने को नहीं मिली और ये हिंदुस्तान रवाना हो गई, जिसने सारी उम्र इनकी बैटिंग की थी। और आप किस्मत की सितम तजरीफी देखिए कि हिंदुस्तान ने भी अब उनका साथ नहीं दिया। यानी वो उन्होंने एक बेस के एक छोटे से सेफ हाउस में उनको डाल दिया है। सिर्फ जून में 3 महीने पहले उनकी इतनी कदर अफजाई हो रही थी, रेड कारपेट रोल आउट हो रहे थे, और आज वो, क्योंकि शख्सियात मैटर नहीं करती हैं, तो मुल्क मैटर करती है, तो इसलिए उनको भी ये सबक अब मिलेगा। वो उन्होंने अपनी शख्सियत और शेख मुजीब की शख्सियत, जिनका उन्होंने एक पूरा कल्ट बना दिया था पूरे मुल्क में, उनके हर जगह मुजस्मे और कतबे और कटआउट्स डाले हुए थे, वो एक लिहाज से यूं समझ रही थी कि जैसे शेख मुजीब और भारत की फौज ने मिलकर आजादी दिलाई। तो अब वो भारत में इस वक्त छुपी बैठी है, ना अमेरिका में जा सक रही हैं, वीजा कैंसिल हो गया, ना यूके जा सक रही हैं, वो पनाह नहीं दे रहे, और भारत भी सोच रहा है कि क्या करें। तो ये अंजाम होता है एक डिक्टेटर का, एक फाशिस्ट का, जो शेख हसीना के साथ। बहुत बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आपने तमाम सूरत-ए-हाल का अहाता किया। बहुत शुक्रिया एजाज़ अहमद चौधरी साहब, आपने एक्सपर्ट को और बांग्लादेश के हवाले से आपने बहुत खूबसूरती से सारा बताया कि उसका मंतकी अंजाम क्या हुआ है। चलते चलते एक दफ़ा फिर, कल भी हमने प्रोग्राम के इब्तिदाई में कहा था, अब इख्तिताम में कहेंगे, अरशद नदीम हमारा जो एक होप है ओलंपिक्स के हवाले से, कल उनका जेवलिन थ्रो का फाइनल है, कल रात 11:30 बजे। उन्होंने आज वीडियो पैगाम भी जारी किया, हम चाहेंगे कि अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उसे ज़रूर चलाएं, जिसमें उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज्जत दी है। मैंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है
तो ये सब आप सबकी दुआओं का नतीजा है और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि मैंने आप सबकी दुआओं से पहले ही थ्रो पे मैंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। और हम ये दुआ करेंगे कि आप फाइनल में पहले ही थ्रो में 90 मीटर्स को क्रॉस करके गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए ले आइएगा। 32 साल बाद अगर इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको जीत मिली तो पाकिस्तान 32 साल बाद ओलंपिक का मेडल जीतेगा। 1992 में हॉकी ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लिया था। तो इन्हीं दुआया कलमात के साथ आपसे इजाजत लेंगे। मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच के प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।